Good evening, friends. Today we are basically starting with another series. Basically, it's the part of the previous year lectures, previous year topics only. But parallel to the pharmacy, we are starting with pathology as well. Okay. So, in the today's lecture, we are going to read about the first part of pathology, which is a part of the general pathology, where we are going to deal with cellular injury. Okay. अब इस फेज में हम आगे कैसे बढ़ेंगे we'll be dealing with questions which have appeared in various lecturer exams, okay, be it UPPSC or be it APPSC or Kerala. All right, तो उन PSC एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं we'll be discussing them in detail, okay, so that हमारा वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कवर हो जाए. Okay. Okay. Now, first question that we have here is the cellular adaptation characterized by increase in the number of cells in an organ or tissue in response to a stimulus. मतलब यहाँ पर बेसिकली जब भी कुछ किसी सेल के ऊपर कुछ स्ट्रेस आता है ना, तो इनिशियल स्टेज में सेल भी हो चाहे हम हो, हम कोशिश करते हैं उस स्ट्रेस से अपने आप को अडेप्ट कर लेना. ठीक है, तो उन अडेप्टेशंस को जो है कुछ नाम दिए गए हैं विच आर एज फॉलोज: हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया. नाउ नो, डिस्प्लेजिया इज नॉट पार्ट ऑफ द सेलुलर अडेप्टेशन. ओके, नाउ तो पहले हमारा ये तो पहले ही हट गया, डिस्प्लेजिया तो हमारा पहले ही हट गया. नाउ आउट ऑफ these three, which one is the correct answer? Increase in the number of cells. Okay, when you talk about increase in the number of cells, it is your hyperplasia. Okay, first we'll see what are the correct answers and then we'll get to their explanation. Okay, then the lack of differentiation of cells to the tissue of origin. जिस टिश्यू से वो स्टार्ट हुए हैं, नाउ दे डू नॉट रिजेंबल टू दैट. ओके, वो बिल्कुल मतलब उसके जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं. दे हैव एब्सोल्युटली मॉडिफाइड. ओके, तो व्हाट इज इट कॉल्ड? इज इट एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया और मेटास्टेसिस? नाउ दिस इज बेसिकली एनाप्लेजिया. ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, that what is the difference between hyperplasia, hypertrophy, metaplasia, and what is the difference between anaplasia and dysplasias. Okay, we'll get on to these one by one. Okay, let's start. Now, अब एक सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या होता है, अगर हम उसे समझें, एक सेल को क्या इंजर कर सकता है. एक सेल के लिए मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ना सेल इंजरी का, दैट इज योर हाइपोक्सिया. That is the most common cause. Okay, this is one of the PYQs. Okay, then and the most common cause of hypoxia मतलब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. ठीक है, वो सबसे कॉमन कॉज है एक सेल को इंजर करने का. और उस हाइपोक्सिया का भी कुछ कारण होगा. तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज इस्कीमिया. दैट इज उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही. ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, एंड दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस टू द सेल. ओके, इट विल इंजर द सेल. नाउ, अब जो हमारे वो सेल्स जो कि मोस्ट सेंसिटिव हैं हाइपोक्सिया के लिए, दे आर आर ब्रेन टिश्यूज, न्यूरॉन्स. ओके, वो सिर्फ 3 से 5 मिनट सर्वाइव कर सकते हैं हाइपोक्सिया के. while the ones which are most resistant to hypoxia, they are fibroblasts. वो 60 मिनट तक का भी हाइपोक्सिया जो है उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, they can take it up. Okay, but even beyond that अगर जाएगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. But the 60 minutes is also a very good time, okay, as compared to the neurons which die within 3 to 5 minutes. Okay, now अब जब भी पहला कुछ स्ट्रेस हमारे सेल्स के ऊपर आया, तो सेल्स का जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो अडेप्ट करना होता है. ठीक है, अडेप्टेशन. अगर वो भी इफ इट फेल्स टू अडेप्ट, देन इट लीड्स टू रिवर्सिबल सेल इंजरी. अगर वो इंजरी फर्दर कंटिन्यू रहती है तो वो रिवर्सिबल सेल इंजरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी बन जाती है. और अगर ये स्ट्रेस स्टिल कंटिन्यू रहता है, इट फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल. ओके, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारा पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है पैथोलॉजी का वो कवर हो जाता है. एंड वी विल बी रीडिंग ईच ऑफ दीज वन बाय वन. ओके, in the today's lecture we'll be reading about the various adaptations. Okay, let's go further. Now, what are the various cell adaptations? We have hyperplasia, we have hypertrophy, we have atrophy, and we have metaplasia. Okay, 4 of these.
लेट्स गेट टू देम वन बाय वन. ओके, नाउ सबसे पहले जो हमारे पास है, वी हैव हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी. अब हाइपरप्लेजिया का जब आप नाम देखोगे, यू विल हैव जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड यू विल सी इट हैज हाइपर एंड इट हैज प्लेजिया. हाइपर इज इंक्रीज एंड प्लेजिया इज नंबर. ओके, तो हाइपरप्लेजिया बेसिकली हमारी बॉडी में क्यों होता है? सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में. क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? सेल्स कैसे इंक्रीज होते हैं? दे डिवाइड, दे मल्टीप्लाई एंड दे because of the mitosis and they increase in number. Okay, तो एक नॉर्मल हाइपरप्लेजिया का मतलब तो यही होता है कि सेल्स नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, और वो इंक्रीज कैसे होंगे? जब वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट इज बाय माइटोसिस. ओके, while when you see hypertrophy, now hypertrophy से क्या मतलब है? hypertrophy से ये मतलब है that the cells are not increasing in number, they are increasing in size. ठीक है, hyper and trophy, that is they are increasing in size. अब ये सेल साइज में कैसे बढ़ते हैं? लेट्स चेक दैट आउट. बेसिकली जहां पर हाइपरप्लेजिया माइटोसिस की वजह से हो रहा है, सेल्स का हाइपरट्रोफी जो है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से होता है, which are as follows: GATA, NFAT, MEF2. These are the various transcription factors जो कि हमारी मदद करते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द सेल्स कराने में. ठीक है, नाउ अब ये एक प्रोसेस है, किस तरीके से ये अक्कर करता है. नाउ डीएनए टू आरएनए का जो कन्वर्जन होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसिकली एक्ट करते हैं. ठीक है, वो आरएनए की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं. फर्दर आरएनए की जो ट्रांसलेशन होती है इनटू प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, वो इसको बढ़ाता है. ठीक है, एंड बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस साइज ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस. ठीक है, तो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन हाइपरट्रोफी ऑफ द सेल्स. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस जहां पर हमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों साथ में मिलते हैं. ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल, whenever we'll talk about hypertrophy and hyperplasia, यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स जो है वो बार बार रिपीट होंगे. वन इज द प्रेग्नेंट यूट्रस एंड द अदर वन इज द ब्रेस्ट. ओके, नाउ लुक एट द प्रेग्नेंट यूट्रस. ठीक है, अब अगर एक प्रेग्नेंट यूट्रस है तो दैट इज फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो उसमें एज अ ट्रॉफी, एज अ रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग अ चाइल्ड. ठीक है, तो उस चाइल्ड और उस ट्रॉफी से हम याद रखेंगे कि प्रेग्नेंट यूट्रस में हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइपरप्लेजिया. वी आर गेटिंग बोथ hypertrophy and hyperplasia, but hypertrophy is more than hyperplasia in a pregnant uterus. Now, looking onto the breast, during puberty and pregnancy, just look at here. We have P for puberty, we have P for pregnancy, and we have hyperplasia, P for plasia. ठीक है, तो ये समझ जाइए, इवन ब्रेस्ट में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, हमारे पास यहाँ पर भी दोनों हैं. वी हैव हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी बोथ, बट हेयर hyperplasia will be more than the hypertrophy. Okay, remember that. इस पिक्चर को अगर अपने दिमाग में याद रखोगे ना, you will remember it for long. Okay, now अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमें सिर्फ हाइपरट्रोफी मिलती है. अब ऐसा कहाँ होता है? अगर आप बॉडी बिल्डर्स को देखें ना, तो वहां पर क्या हो रहा है? बेसिकली स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो रही है. अब ये स्केलेटल मसल्स जो हैं, ये हाइपरप्लेजिया क्यों नहीं हो रहा है इनका, एंड व्हाई दे आर अंडरगोइंग हाइपरट्रोफी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अब एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल्स हैं. वी हैव परमानेंट सेल्स, वी हैव स्टेबल सेल्स एंड वी हैव लेबाइल सेल्स. ठीक है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ना, स्केलेटल मसल की जो सेल्स हैं, मायोफिब्रिल्स हैं, दे बेसिकली बिलोंग टू द परमानेंट सेल्स कैटेगरी. ओके, ये वो सेल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हमारा वो वाला पॉइंट तो खत्म ही हो गया कि वो हाइपरप्लेजिया करेंगे. ठीक है, सो अगर स्केलेटल मसल्स डिवाइड करते होते, मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो आप और मैं सब, हम लोग जो है बहुत बल्की होते हैं विद लार्ज मसल मास. ओके, पर ऐसा होता नहीं है. मोस्ट ऑफ अस आर लीन थिन. ओके, उसके पीछे ये कारण है कि स्केलेटल मसल्स जो हैं, दे डू नॉट अंडरगो हाइपरप्लेजिया, दे अंडरगो हाइपरट्रोफी. एंड दैट टू, क्या चीजें हैं जो कि उस स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रोफी को बढ़ाता है? बेसिकली ये जो हमने स्टेप पीछे देखा था ना, डीएनए से आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एंड आरएनए से प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स जो है फिर वो साइज को इंक्रीज करते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना,
इसकी स्टेजेस हैं। तो पहला ये जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन नाउ एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। नाउ दिस एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए वो कैसे अकर कर रहा है? बिकॉज ऑफ दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोमल आरएनए की एक्टिवेशन करा देते हैं, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है उसको कन्वर्ट करा देते हैं इनटू आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फर्दर स्टिमुलेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का एट द ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है। तो अब जब ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो साइज भी सेल्स का बढ़ जाएगा। एंड थर्डली इन रिस्पॉन्स टू देयर आर सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स सच एज एंड्रोजन्स, इन सब के एक्शन से भी मसल सेल्स जो हैं उनका स्केलेटल मसल स्पेशली उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। एंड देयर इज अनदर कंडीशन where we find hypertrophy alone, there is no hyperplasia। अब अगर आप यूरिनरी ब्लैडर में देखेंगे ना, अगर कोई स्टोन फंस गया है वहां पर, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल टू दैट जो टिश्यू है ना वो अपने आप को हाइपरट्रोफी कर लेता है जस्ट टू अडेप्ट टू दिस कंडीशन। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर। वी हैव हाइपरप्लेजिया हमने बहुत कंडीशंस में देखा है, पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो वी सी फीमेल्स में जो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया होता है वो जो कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट से होता है, दैट इज हाइपरप्लेजिया, दैट इज नॉट हाइपरट्रोफी, ओके। एंड ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है फीमेल्स में, दैट लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1, ठीक है। इसको नोट करके रखना बिकॉज अभी आगे विल बी रीडिंग अबाउट एट्रोफी एंड वहां पर हमें एक इससे मिलता जुलता पॉइंट मिलेगा जो कि हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1, ओके। देन वी हैव मेल्स में जो हमें बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट मिलता है, दैट इज आल्सो हाइपरप्लेजिया जो कि अकर करता है बिकॉज ऑफ DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इट इज नॉट अकरिंग बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डू नॉट मार्क इट टेस्टोस्टेरोन, ओके। तो ये जो बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ DHT एंड नॉट टेस्टोस्टेरोन, ओके। Then we have atrophy। Now अभी तक हमने पढ़ा हाइपरट्रोफी जिसमें साइज इंक्रीज हो रहा है, हाइपरप्लेजिया जिसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी हैव एट्रोफी। नाउ एट्रोफी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बट ऑन द डिक्रीजिंग लेवल, दैट इज साइज और जो साइज एंड नंबर दोनों के दोनों जो हैं डिक्रीज हो रहे हैं सेल्स के, ठीक है। अब ये कैसे अकर कर रहा है? अब किसी भी तरीके का स्ट्रेस लाइक नर्व की इंजरी हो गई, इस्केमिया हो गया, ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मसल को आप यूज नहीं कर रहे हो, किसी ऑर्गन को आप यूज नहीं कर रहे हो, प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा विच कुड बी मैकेनिकल और व्हाटएवर, मैल न्यूट्रिशन है, तो इन सभी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं दे गेट अटैच टू यूबिक्यूटिन, ओके। अब जब वो यूबिक्यूटिन से अटैच हो जाते हैं ना तो क्या होता है, प्रोटीन्स जो हैं वो डिग्रेडेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मार्क्ड फॉर डिग्रेडेशन बाय द अटैचमेंट ऑफ यूबिक्यूटिन टू द अमीनो ग्रुप्स ऑफ द साइड चेन ऑफ लाइसिन रेसिड्यू। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल यूबिक्यूटिन्स भी ऐड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से मल्टी यूबिक्यूटिन चेन बन जाती है। अब ये जो इतनी पॉलीयूबिक्यूनेटेड प्रोटीन होता है, these are recognized and these are degraded by मल्टी सब यूनिट जिसे हम प्रोटियोजोम्स कहते हैं। ये प्रोटियोजोम्स जो हैं ये ऐसे यूनिट्स को, ऐसे प्रोटीन्स को जो कि यूबिक्यूटिन से मार्क्ड होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो जाती है। एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट रीजन कि एट्रोफी का मतलब क्या है, मसल्स में जो प्रोटीन्स हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है एंड दैट इज व्हाई the cells are decreasing in number, they are decreasing in size, okay। Let's move further। Now we have, अगर इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो जो पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है दैट इज बेसिकली एट्रोफी। जो पोस्ट मेनोपॉजल एंडोमेट्रियल एट्रोफी है यहाँ पर साइज में भी डिक्रीज हो रहे हैं सेल्स और नंबर में भी डिक्रीज हो रहे हैं। एंड जो अभी मैं आपको थोड़े टाइम पहले कह रही थी टू मार्क इज जो हमने हाइपरप्लेजिया देखा था, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, वहां पर
that leads to endometrial cancer type 1, while जो post menopausal endometrial atrophy होती है that leads to endometrial cancer type 2, and this has worse prognosis. Mark it. Okay, now नेक्स्ट वी हैव मेटाप्लेजिया. नाउ मेटाप्लेजिया का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एपिथेलियम टाइप जो है वो दूसरे टाइप में चेंज हो रहा है. एंड नॉट जस्ट एपिथेलियम, एक तरह का मेसेनकाइमल टिश्यू भी अनदर काइंड ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू में चेंज हो रहा है. अगर मेटाप्लेजिया में आपको ये डेफिनेशन में भी अगर ऑप्शंस दिए हो ना, दैट इज इट चेंज ऑफ वन एपिथेलियम इनटू द अनदर, और दूसरे ऑप्शन में हो वन मेसेनकाइमल टिश्यू टू अनदर मेसेनकाइमल टिश्यू, देन मार्क बोथ, अगर आपके पास बोथ का ऑप्शन हो. ठीक है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली दिस वुड बी द परफेक्ट आंसर. नाउ मेटाप्लेजिया जो है ये 100% रिवर्सिबल है. अगर आप स्ट्रेस को हटा दो तो ये 100% जो है रिवर्सिबल है. इसका मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसका एक डेफिनेशन आपको याद करनी हो तो इट्स चेंज इन टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस की प्रेजेंस में जब एक तरीके का सेल दूसरे तरीके के सेल में चेंज हो जाता है उसे हम मेटाप्लेजिया कहते हैं. और यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग हो रही है. ठीक है, स्ट्रेस में आने पर सेल जो है उसने अपने आप को रीप्रोग्राम कर लिया इनटू अनदर काइंड ऑफ सेल. Now the most common type of metaplasia is squamous metaplasia, जिसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना पूरा, उसमें जो हमारा एपिथेलियम है दैट इज सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. ठीक है, नाउ व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू क्रोनिक स्मोकिंग या फिर विटामिन ए जो है, जब वो बहुत या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, ये जो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है ये चेंज हो जाता है इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, कि सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम ने अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेस इट चेंज्ड इटसेल्फ टू अ स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच इज मच मोर रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, और ये चीज नोट करिए, हमने इसको कॉल्यूमिनार मेटाप्लेजिया क्यों नहीं कहा. व्हाई डिड वी कॉल इट अ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया? वी कॉल्ड इट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया बिकॉज इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बेस्ड होती है ऑन द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या रहा, नॉट ऑन व्हाट वी स्टार्टेड विद. वी स्टार्टेड विद कॉल्यूमिनार बट वी एंडेड विद स्क्वेमस एंड दैट गिव्स इट्स इट नेम, दैट मेक्स इट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया. ओके, मार्क इट. Then we have another example where we have columnar metaplasia. Now ये कैसे हो रहा है, हमारा जो नॉर्मल ईसोफेगस होता है ना उसका जो एपिथेलियम है दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम. ओके, लेकिन जब जीईआरडी की वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है जिसमें एसिड रिफ्लक्स करके इंटेस्टाइन और स्टमक से ईसोफेगस को बार बार आके परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो ईसोफेगस का एपिथेलियम है वो अपने आप को चेंज कर लेता है फ्रॉम स्क्वेमस एपिथेलियम टू इंटेस्टाइनल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम. ठीक है, और इस एपिथेलियम की ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंटेस्टाइन में जो है हमारे पास बहुत सारे म्यूकस सेल्स होते हैं जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं. तो वही कैरेक्टरिस्टिक अब हमें जो है ईसोफेगस के सेल्स में भी नजर आने लगेगी. वहां पर हमें बहुत सारे जो है ये म्यूसिन सेल्स जो है मिलेंगे, एंड दीज म्यूसिन सेल्स विल बी फिल्ड विद एसिडिक म्यूसिन. ऑलराइट, और इसको जो है हम स्टेन करेंगे एल्सेशियन ब्लू जो होता है उस स्टेन से. एंड देन वी हैव द थर्ड एग्जांपल व्हिच इज मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, where one kind of mesenchyme which is muscle changes into another type of mesenchyme which is bone, and this occurs because of trauma. Now then we have dysplasia. Okay, now understand and mark this point that dysplasia is not a type of adaptation. Okay, now normal cell हमारा ये है, उसमें कुछ स्ट्रेस आया तो इट चेंज इनटू मेटाप्लेजिया, कि एक तरीके का सेल दूसरे तरीके के सेल में चेंज हो रहा है. थर्डली व्हाट हैपेंस कि सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर में. ठीक है, एक तो है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर सेल्स, हमारे इमेच्योर सेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे इमेच्योर सेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब ये वाला स्टेज जहाँ पे सेल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इमेच्योर टाइप हैं, उनका कोई डिस्टिंक्ट शेप नहीं है, साइज नहीं है. ठीक है, और वो बस बढ़ते जा रहे हैं,
तो वो वाला स्टेज होता है हमारा डिस्प्लेजिया का। यहाँ पर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है अभी इंटैक्ट है, लेकिन वो वाली स्टेज जहां पर अब सेल्स जो हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल्स है ना वो इमेच्योर तो हैं ही, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड भी कर रहे हैं, और अब अगर आप देखोगे ना उन्हें जो जिस फॉर्म से वो स्टार्ट हुए थे अब वो उसको बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते हैं, ठीक है। देर इज ब्रीच इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देर इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी नीड टू रिमेंबर बिटवीन डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया इज dysplasia is prior to anaplasia, it's a stage prior to anaplasia, एंड डिस्प्लेजिया का मार्क जो हॉलमार्क है वो यही है कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी इंटैक्ट है, उसमें अभी कोई ब्रीच नहीं हुआ है, सेल्स इमेच्योर हैं, सेल्स आर डिवाइडिंग, उनकी यूनिफॉर्मिटी लूज हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। लेकिन व्हेन वी रीच टू डिस्प्लेजिया एनाप्लेजिया इज हॉलमार्क ऑफ मेलिग्नेंसी। हेयर अब ब्रीच आ चुका है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, cells तो obviously they have lost their power of differentiation to the tissue of the origin, and there is breach in the basement membrane, and this is the hallmark of malignancy. Now here you can see the basic difference between the two, that अगर नाम से ही हम देखें डिस एंड प्लेजिया, इट इज की बैड फॉर्मेशन, abnormal arrangement of cells when mature cells partially lose their morphological characters. अब वो irregular हैं, immature हैं, and they have increased in number a lot. Okay. And then we have anaplasia, where we have ana and plasia, that is backward formation. Cells have lost the distinct characteristic which define them as a particular tissue. मतलब हर एक सेल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अब उन्होंने they have lost that characteristic which define them, okay. And pathology, dysplasia is a less advanced condition while anaplasia is a more advanced condition, and these are the examples for dysplasia and anaplasia. And lastly, this picture is very important. अगर हम एक लंग कैंसर का ही केस लेकर चलें तो इनिशियली क्या हो रहा था कि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की वजह से हमारा जो एपिथेलियम था, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो था, वो बार बार इरिटेट हो रहा था, ठीक है। इरिटेट होकर इनिशियली तो इट अंडरगोज मेटाप्लेजिया, एज वी रेड स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हमने पढ़ा था ना, कि जो नॉर्मल कॉलमिनार एपिथेलियम था हमारा respiratory epithelium का, that undergoes metaplasia and it leads to formation of squamous metaplasia, ठीक है। पर अगर वो स्ट्रेस अभी भी कंटिन्यू रहता है तो नाउ इट लीड्स टू डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, अब अगर आप इन दोनों सेल्स को देखोगे, दोनों सेल्स में अंतर है। यहाँ पर हमारे पास फिर भी नॉर्मल सेल से मेटाप्लेजिया में ये चेंज आया कि उन्होंने अपना टाइप चेंज कर लिया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिथेलियम दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियम में, कॉलमिनार से स्क्वेमस आ गया, ठीक है। फर्दर क्या होगा, वो स्क्वेमस से भी एक इमेच्योर सेल की फॉर्म में आ जाएगा, नंबर भी इंक्रीज हो गया है, इमेच्योर हो गए हैं, सेल्स डिफाइन, शेप डिफाइन नहीं है, साइज डिफाइन नहीं है, ठीक है। बट अभी तक इतना है कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस की वजह से, कार्सिनोजेंस की वजह से, वेरियस फैक्टर्स की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्रीच हो जाता है ना, जब ये ब्रीच आ जाता है, तब ये सेल्स जो हैं अब जिस फॉर्म से इन्होंने स्टार्ट किया था ना, उस सेल से ये बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेंगे, इमेच्योर रहेंगे, इंक्रीज्ड इन नंबर रहेंगे, एंड there will be loss of differentiation and there will be loss of the basement membrane, and this is the stage of anaplasia, which is hallmark of malignancy. Okay, so that's all for today. I hope you enjoyed the lecture. If you like the video, kindly share my video and subscribe to my channel, and see you in the next lecture. Thank you.